राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसका परिचय, विजन, सिद्धांत और पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचय के संबंध में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा हमारे यहाँ लागू की गई। इसके पहले जो नीति थी वह कौन सी थी? 1986। लगभग 34 वर्ष के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो व्यक्ति के अंदर रचनात्मक विकास, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक बालक के अंदर, छात्र के अंदर होता है रचनात्मक विकास को बाहर लाना। ठीक है, रचनात्मकता से आप क्या समझते हैं? क्रिएटिविटी। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज यूनिक क्वालिटी। सभी के अंदर कुछ न कुछ अच्छा होता है। जो अच्छा होता है, देखिए, ईश्वर कुछ न कुछ सबको अलग अलग कला, अलग प्रकार की बुद्धि, एक विशेष कौशल प्रदान करता है। उसको जरूर बाहर की ओर लाना, उसका उपयोग करना। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि साक्षरता और शिक्षा ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान केवल न दिया जाए, तार्किक सोच का ही विकास न किया जाए, इसके साथ साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास किया जाए। मुख्यतः जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए प्रारंभ में आता है, वो भी प्राथमिक कक्षाओं में, तो किसके लिए आता है? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा का बहुत बृहद उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है? उसका संज्ञानात्मक विकास करना, जिसको हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? क्या है संज्ञान? क्या है? मन की आंतरिक प्रक्रिया जो जानने की ओर ले जाती है, सीखने की ओर ले जाती है। मानसिक प्रक्रिया, जैसे कि सबका मन कुछ न कुछ सीखने के लिए उद्यत होता है। तो बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास हो, बच्चों का मन किसी नई चीज को सीखने के लिए अग्रसर हो। अब मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कई चीजें आती हैं, जैसे याद करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, सृजन करना, कल्पना करना इत्यादि। प्रत्येक बालक का संज्ञानात्मक विकास हो, ऐसी शिक्षा हम प्रदान करें कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। प्रारंभ कहां से होता है? 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक आयोजित हुई। कौन सी बैठक? सभी लोग बोले। संयुक्त राष्ट्र महासभा। अभी जो बैठक आयोजित थी, किसके लिए हुई बैठक? 2030 सतत विकास के लिए। किसके लिए? 2030 तक सतत विकास के लिए। अब बैठक में जैसे एजेंडा होता है, एजेंडा तैयार किया गया, किन बिंदुओं पर, एजेंडा की बिंदुओं पर वहां पर विमर्श हो, चिंतन हो। 17 विकास लक्ष्य तय किए गए। 2030 तक कैसा विकास हो, उसके लिए 17 एजेंडा के बिंदु तैयार किए गए। कब तक विकास हुई? 2030 तक। ठीक है। अब इन 17 बिंदुओं में एक बिंदु हमारा था, उसमें न्याय संगत एवं समावेशी गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का समान अवसर प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या? न्याय संगत एवं समावेशी गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को,
प्रत्येक स्टूडेंट को समान अवसर प्रदान करना, और इसी मंशा पर आधारित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्लियर हो गया है तक? कौन सी बैठक थी वो? 17वीं बैठक थी। कितने विकास लक्ष्य तय किए गए? 17। उसमें से यह एक विकास लक्ष्य था, इसी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित है। अब शिक्षा व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु होता है, कौन होते हैं केंद्र में? शिक्षक होते हैं। देखिए, हम जब शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, विद्यालय, शिक्षक और शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थी, तीन ही होते हैं। इसका जो केंद्रीय बिंदु है तो शिक्षक होता है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था के लिए हम रणनीति तैयार करें जिसमें कैसी शिक्षा हो सभी विद्यार्थियों के लिए? गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो। कैसी शिक्षा हो? गुणवत्ता युक्त शिक्षा। अब इसके हम प्रारंभ चलते हैं। ईसीसी का नाम आप लोग सुने होंगे। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जब हमारा विद्यार्थी 6 वर्ष का होता है और कक्षा 1 में प्रवेश लेता है हमारी विद्यालय में, तो प्रत्यक्षता हम कह सकते हैं कि अब सीखना प्रारंभ कर रहा है, यही कह सकते हैं। लेकिन 6 वर्ष तक आते आते एक बच्चे के मस्तिष्क का विकास 85% कंप्लीट हो जाता है। तो जब से उसका जन्म होता है तो 6 वर्ष तक 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अर्थात जन्म के बाद सीखना उसका सतत प्रारंभ रहता है, लगातार कंटिन्यूअस वो सीखता रहता है। क्या सीखता है? भाषा सीखता है, संस्कार सीखता है, नैतिक मूल्य सीखता है। ये सब कुछ सीखता है। कहां से सीखता है? अपने घर से, वातावरण से, परिवेश से। तो इसमें परिकल्पना की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा पर भी ध्यान देना है। आगे चल करके हो सकता है कि हमारी स्कूल में इसको सम्मिलित करते हैं। अभी भी है, आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें बच्चों को यही सब चीजें सिखाई जाती है। लेकिन स्कूल एजुकेशन से भी इसको जोड़ने का प्रयास चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी की क्लासेस, एलकेजी और यूकेजी की जो क्लासेस हैं इसी के अंतर्गत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के बारे में आते हैं। विजन से आपका क्या तात्पर्य है? विजन क्या है? विजन से तात्पर्य हम कह सकते हैं दृष्टिकोण क्या है इसका। तो लक्ष्य और उद्देश्य दोनों बातें इस पर समाहित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जब विजन पर चर्चा करेंगे, इसके लक्ष्य क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एक तो है कैसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें भारतीय मूल्य रहे, लेकिन एट लास्ट वैश्विक नागरिक मुझे प्रदान करना है। मतलब हमारी थिंकिंग ग्लोबल हो, केवल अपने देश तक ही सीमित न हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में भारतीय मूल्य समाहित रहे। इसके साथ साथ उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो। तब शिक्षा व्यवस्था इस तरह से स्कूल में दी जाए कि गुणवत्ता रहे उसमें। पाठचर्या पर भी जो है तो विचार किया गया। पाठचर्या कैसी हो? पाठचर्या किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम पाठचर्या, थोड़ा सा करिकुलम एंड सिलेबस, क्या अंतर है? पहले पाठचर्या बनाई जाती है, जैसे एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पाठचर्या में निर्धारित किया जाता है कि हम किन उद्देश्यों को लेकर के पाठ्यक्रम तैयार करें। जैसे आपको उदाहरण में बता रहा हूं कि विद्यार्थियों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत करना।
अब इस बिंदु को लेकर के हिंदी में विचार किया गया कि किस पाठ को रखा जाए। तो पुष्प की अभिलाषा को रख दिया जाए। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है उसको पढ़ करके विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। तो पुष्प की अभिलाषा पाठ्यक्रम हो गया। पाठचर्या का बिंदु क्या था? देश प्रेम की भावना जागृत करना। तो एक ऐसा वैश्विक नागरिक हम तैयार करें जिसमें भारतीय मूल्य हो, उस तरह का चिंतन हो, विचार हो, व्यवहार हो इत्यादि। सिद्धांत पर जब हम चर्चा करते हैं कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें फोकस किया गया है एनईपी में FLN के बारे में। FLN क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जिस पर पिछले वर्ष प्रशिक्षण भी हुए हैं। कक्षा 1, 2 और 3 पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है। एनईपी में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के बारे में। क्यों ऐसा किया गया है? कि जब तक विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का कौशल नहीं आएगा, नॉलेज नहीं आएगा, तो आगे की कक्षा का अध्ययन कैसे करेंगे? निपुण भारत में है ना NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसके अंतर्गत FLN की कक्षाएं संचालित हैं। मिशन अंकुर नाम दिया गया है अपने प्रदेश में। नेशनल इनिशिएटिव है ये एक राष्ट्रीय पहल है। इनिशिएटिव में से क्या होगा? द प्रॉब्लम व्हिच इज टू बी सॉल्व्ड। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम हियर द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस आर अनेबल टू रीड एंड राइट प्रॉपरली। जब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आगे की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करेंगे? इस पर फोकस किया गया है FLN पर, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर। यह NEP से ही आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही यह लिखा गया है। फिर आगे है विद्यार्थियों के सीखने के तौर तरीके पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। सभी विद्यार्थियों की अलग रुचि होती है, अलग अलग प्रतिभा होती है। कोई किसी में कम है तो निश्चित तौर पर किसी फील्ड में वह आगे है। तो इस पर भी हम सभी शिक्षकों को ध्यान देना है कि उस विद्यार्थी में कौन सी प्रतिभा सर्वोच्च है, उसको हम आगे बढ़ाएं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि हम सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लेते हैं। आप लोग सभी जानते हैं 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन अपने बैट और गेंद के साथ इस तरह से अभ्यास करते हैं और इस सीमा तक पहुंचते हैं उनकी प्रतिभा क्रिकेट के क्षेत्र में, जो पहुंचाते हैं उनके गुरुजी रामचंद्र आग्रेकर जी। और उनकी प्रतिभा इस स्तर तक होती है कि भारत रत्न प्रदान किया जाता है और उनके बारे में 10वीं की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। रामानुजन जी गणित के क्षेत्र में अच्छे थे, दूसरी विषयों में भले अनुत्तीर्ण होते थे, लेकिन पूरा विश्व मानता है एक अच्छे गणितज्ञ। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के अलावा दूसरे विषयों में कम दक्षता थी उनकी, लेकिन हिंदी में उनकी प्रतिभाओं को इस स्तर तक ले जाती है कि इतिहास में सीमा रेखा खींची जाती है और प्रेमचंद्र युग हम नाम देते हैं उनको। हिंदी कहानी और उपन्यास का सम्राट बताते हैं। चित्रकला में इसी तरह से हमारे विद्यार्थी आगे होते हैं। कोई विद्यार्थी खेल में आगे होता है तो उसकी जो विशिष्ट प्रतिभा है उसमें हम निखार लाएं। आगे हम चलते हैं तो पढ़ाते समय अवधारणात्मक समझ पर हम जोर दें, केवल रटंत विद्या पर न जाए। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो अंग्रेजी का पेपर एक 50 नंबर का होता, तो उस अंग्रेजी की पढ़ाई अधिकांश विद्यार्थी किस दृष्टिकोण से करते हैं? परीक्षा में पास होने के लिए। एक ऐसे याद कर ले
निबंध परीक्षा में किस लिए आता है? निबंध इसलिए आता है कि विद्यार्थी किस तरह से अपने विचार एक अच्छे वाक्य में लिख सकता है, यह देखने के लिए निबंध आता है। उसके अंदर कितना चिंतन है, उसके सेंटेंस कैसे रहते हैं, उसकी भाषा शैली कैसी है, यह सब जांच करने के लिए निबंध लेखन किया जाता है। और उसको परीक्षा में पास होने के लिए हम याद कर लेते हैं, याद करके लिख दिए तो क्या जो उसकी अवधारणा थी ऐसे की, क्या वह सही मायने में साकार हो रही है? नहीं हो रही है। रटंत विद्या को कम किया जाए और अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी प्राथमिक कक्षाएं हैं, मिडिल की कक्षाएं हैं, तो कुछ ऐसी विषय वस्तु होती, तथ्यात्मक जो बिंदु रहते हैं, यदि याद कर ले तो अच्छा है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी अच्छी तरह से याद नहीं कर पा रहा है तो बहुत उस पर जोर नहीं देना है, उसको समझाने का प्रयास करना है। जो याद भी कर ले तो उसको समझाने का प्रयास करें। जैसे मैं बचपन में कक्षा 6 में ऐसे ही घूमते टहलते प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लिया, जो अभी तक याद है। मैं सुनाने की कोशिश करता हूं, देखिए सुना पा रहा हूं कि नहीं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास तथा उन सभी व्यक्ति गर्म और राष्ट्र एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मित मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2026 द्वारा संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, शब्द रूप धातु रूप याद करते थे। रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामेण रामा व्यम रमे रामा रामा व्यम रमे रामा रामा व्यम रमे रामश रामे रामा रामे रामे रामेश राम हे रामो हे रामा। धातु रूप याद करते थे, पढ़त पढ़ता पढ़त पढ़त पढ़ता पढ़त पठाम पठाओ पठाम। तो ये किस पर आधारित था? याद करने की। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मीनिंग याद करते थे अंग्रेजी में, कक्षा 6वीं से शुरू हो जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन सब पर एनसीईआरटी इत्यादि पर फोकस किया गया है कि होता क्या था कि भावनात्मक आहत हमारा विद्यार्थी न हो यदि याद नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम इस पर रोके भी नहीं। यदि हमारा विद्यार्थी याद कर लेता है, याद कराएं और उसको समझाएं। निष्कर्षतः अवधारणात्मक समझ भी बनाएं और यदि तथ्यात्मक बातें हैं तो उनको याद भी हम करा दें। इसके साथ साथ नीचे हम आते हैं तो जीवन कौशल पर केंद्रित है। जीवन कौशल जैसे कि आपसी संवाद, सहयोग की भावना, सामूहिक कार्य इत्यादि पर विशेष हम जोर दें। फिर सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे वर्तमान में हम स्कूल में यही करते हैं, मूल्यांकन पत्रक जो देते हैं वह CCE पर आधारित है। विद्यार्थी का प्रत्येक महीने मूल्यांकन करते हैं और समग्र एक रिजल्ट तैयार करते हैं वर्ष के अंत में। और उसमें भी 3 खंड हैं। पहला है शैक्षिक, दूसरा है सशैक्षिक, तीसरा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास। देखे हैं ना, शैक्षिक क्षेत्र में हमारी 6 जो विषय हैं, 3 भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फिर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। सशैक्षिक में 5 उसके बिंदु हैं और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में 10 बिंदु हैं। सतत मूल्यांकन से आप ऐसा समझिए कि विद्यार्थी का प्रतिदिन मूल्यांकन करिए। आप कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते उसका मूल्यांकन करिए, उसका आकलन करिए। आकलन क्यों किया जाता है? आकलन इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थी की समझ कहां तक बन गई है। जो समझ नहीं बन पा रही है, नहीं समझ रहा है, तो क्यों नहीं समझ पा रहा है? उसके समझने में गड़बड़ी है कि हमारे समझाने में?
इस पर भी ध्यान देना है शिक्षकों को। अपनी प्रविधि हम चेंज करके, हो सकता है कि उसको समझाने का प्रयास करें तो समझ ले, तो प्रविधियों को भी आप बदल सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रविधियों की बात की गई है। अलग अलग तकनीक, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, शिक्षण कौशल के माध्यम से हम कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाएं। इस तरह से अगला हम जाते हैं तो बिंदु है एनईपी का पाठ्यक्रम के बारे में। एनईपी का जो पाठ्यक्रम है, सामान्यतः देखिए ये माना जाता है कि शिक्षा को ऐसे मानते हैं कि जो किताब में लिखा है उसको हम याद कर लें तो बहुत ज्ञानी, बहुत जानकार है, एक अच्छा विद्यार्थी। लेकिन मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का चरित्र का निर्माण करना। सभी विषयों को पढ़ाते हुए जितनी विषय उसकी पढ़ाई जाती हैं, चरित्र का निर्माण, तो उसके संस्कार पर, उसके चरित्र पर भी विशेष फोकस करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हम प्रगति पत्रक लिखते हैं स्कूल में भी, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में आप देखे होंगे बहुत सारे जो 10 बिंदु हैं तो उसमें सब कुछ है, सभी बिंदु लिखे हुए हैं। नियमितता, समयबद्धता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति उसके क्या विचार हैं, नैतिकता सिखाना उसको। और मैं मानता हूं और आप सभी सहमत होंगे, यदि नैतिक उन्नयन उसका हो रहा है तो वह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। आप ऐसा मानिए। रटंत विद्या से भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि तोता रटंत न हो, शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ लिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, जाल में फंसे तब भी यही पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए हम याद करा दिए कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके जीवन में वो झूठ बोलना सीखा है, ज्यादा झूठ बोल रहा है तो क्या मतलब। जो हम प्रार्थना करते हैं उसके अर्थ को समझाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा, दूसरे की सेवा, उपकार करना, आप इसकी व्याख्या करके समझाइए। पता चला कि प्रार्थना किया और स्कूल से बाहर जा रहा है तो कोई वृद्ध चला जा रहा है, उसके पास एक गठरी है बड़ी सी जिसको नहीं उठा पा रहा है, तो उसके अंदर ये नैतिक गुण का विकास नहीं हो कि इसका हम सहयोग कर दें, इसकी गठरी उठा करके पहुंचा देगा तब तक। प्राचीन काल में जो शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी धौम ऋषि आश्रम वगैरह में, और उनकी गुरु भक्ति वगैरह आप सब पाठ पढ़े होंगे, उसमें था ना, ऐसी परीक्षा लेते थे गुरुजी ने, इस कौशल की परीक्षा लेते थे कि विकास हुआ कि नहीं। जब आरूढ़ को भेजते हैं कि जाओ देखो जो है खेत में कहीं पानी तो नहीं निकल रहा है, तो एक जगह पानी निकल रहा था तो वह गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए पहले मिट्टी डालता है, मिट्टी जब बन जाती है स्वयं लेट जाता है वहां पर, इसलिए कि पानी न निकलने पाए। यह गुरु की आज्ञा थी। इस चीज का हम विकास करें। आप अपनी विद्यालय में ये 10 रुपए का नोट गिरा दें और आपका कोई विद्यार्थी पाए और आप तक पहुंचा दे, सर ये मैं गिरा हुआ नोट पाया, तब आप मानिए कि इसमें चारित्रिक उन्नयन हो रहा है। खोया पाया बॉक्स आप बना सकते हैं। स्वच्छता के लिए एक डस्टबिन तैयार कर लीजिए। विद्यार्थियों को बोलिए कि जो इधर उधर हमारे कागज के टुकड़े हैं उनको लेकर के उस डस्टबिन में डालें। हम कैसे अपने विद्यालय को साफ स्वच्छ करें, घर में किस तरह से अपने माता पिता का सहयोग करें, सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करें, स्कूल में आकर के विद्यालय को हम जो है तो प्रणाम करें। आप सिखाइए तो पहले, क्यों नहीं सीखेगा विद्यार्थी, उसके पीछे लग जाइए। छोटे छोटे कंपटीशन करिए। कल देखते हैं कौन सा विद्यार्थी अच्छी वेशभूषा में आता है, हम एक इनाम देंगे। कौन बढ़िया नहा करके अच्छा कपड़ा साफ स्वच्छ पहन करके कंघी करके आता है विद्यार्थी। इस तरह की गतिविधियां आप करिए, उसमें चारित्रिक उन्नयन हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब बातें थोड़ी थोड़ी थी हमारे एनईपी के बारे में और आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में दिया। अब हम चलते हैं अगले बिंदु के बारे में।